हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केवीएस एनवीएस का अभी जो पिछली 10 तारीख को पेपर हुआ था उस पेपर की मॉर्निंग शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल थे उनका सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आया था कि इस व्यंजक का मान आपको दिखना था। अब इसके अंदर आपको पता है कि सबसे पहला काम होता है भाग देने का, डिवाइड करने का। तो जब हम 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। बाकी चीजें एज इट इज लिख लेते हैं। 16 इंटू 16 माइनस 3 फिर गुणा में 3 और माइनस 2। बस अब क्या करना है, इनका आपस में गुणा करके घटा दोगे। ये आ गया 256 माइनस 9 माइनस 2 कितना हो गया 256 में से 11 घटाना है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 245। अगला क्वेश्चन देखो क्या आया था आपके लिए। किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा करते हैं। यदि इसी कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना है तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ध्यान देने योग्य बात क्या है, कितने और व्यक्ति, ज्यादा और कितने चाहिए उसका पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, m1 गुणा d1 इक्वल्स टू m2 गुणा d2। यहाँ m का मतलब होता है कि कितने व्यक्ति हैं और d का मतलब कि कितने दिनों में वो कार्य को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले देखो 8 व्यक्ति 25 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं तो यहाँ 8 गुणा 25 बराबर में क्या, अब कितने व्यक्ति चाहिए आपको 5 दिन में कार्य पूरा करने के लिए। तो दिनों की संख्या तो आपको पता है 5, मैन कितने चाहिए वो आपको पता करना है। तो क्या करना है, उसको उधर भेजेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 के पार्ट से ये कट गया 5 बार, ये आ गया 40। तो आपको टोटल 40 व्यक्ति चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, नो, टोटल 40 व्यक्ति चाहिए लेकिन पहले से 8 व्यक्ति आपके पास है ना, और इसने पूछा क्या है कितने और चाहिए। तो 40 में से 8 तो आपके पास है, तो आपको एक्स्ट्रा और कितने चाहिएंगे 32। करेक्ट आंसर आपका 32 होगा, ना कि 40। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। इसके अंदर आपको एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर खेल और उसको पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, और आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, उसमें जो व्यक्तियों की संख्या है उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है कौन सा, जो कि कौन सा है आपका हॉकी, जिसको 1430 लोग पसंद करते हैं। अब इसका टोटल से प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो इन सब का टोटल कितना आएगा, वो आएगा आपके पास में 4000। 4000 से प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 1430 बट्टा में जो कुल व्यक्ति हैं वो और गुणा में 100। यहां से आपको प्रतिशत मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। तो 143 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35 से ही 3/4 प्रतिशत, जो कि आपका ऑप्शन डी है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 संख्याओं का औसत 56 परिकलित किया गया और यह पाया गया कि परिकलन में एक संख्या 61 को गलती से 64 पढ़ा गया, तो इन संख्याओं का सही औसत क्या होगा। इस टाइप के सवाल को कैसे करना होता है, देखो सबसे पहला काम, जो औसत है उसे कुल संख्या से गुणा कर दो। मतलब जो औसत 56 आया है उसको 20 से गुणा कर देंगे। इससे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सभी संख्याओं का योग। लेकिन अब गलती क्या हुई है कि हमें 61 को गलती से 64 पढ़ लिया, मतलब 3 ज्यादा नंबर आपके पास आ गए। तो आपको क्या करना है, वो जो ज्यादा आ गया उसको वापस माइनस करके लिख दिया। तो आपका जो असली टोटल होगा वो ये होगा 1117। अब इसका औसत निकाल लो, अपॉन में 20 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। श्रेणी 4, 6, 9, 13, 18, इसमें अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि हर अगले टर्म के अंदर क्या किया जा रहा है, एक नंबर बढ़ाकर ऐड कर रहा है। जैसे 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, 9 और 13 के बीच में 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का, फिर 4, फिर 5। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ आएगा 6 का अंतर, फिर यहाँ से आएगा आगे 7 का अंतर। तो 18 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा 24। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन डी। हमने अभी तक 5 सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से देख लिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। किसी मेज का क्रय मूल्य 6600 रुपए है और इसे 600 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, बट इसमें ट्विस्ट क्या है, ये इसके अंकित मूल्य की 10% छूट देकर बेचा गया।
तो आपको इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि इसका क्रय मूल्य था 6,600 रुपए, प्लस इसको लाभ कितना मिला 600 रुपए का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब जितने का खरीदा था और साथ में उसको लाभ कितना हुआ। तो उसने खरीदा था 6,600 रुपए में, प्लस उसको 600 रुपए का लाभ हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य है वो आ गया कितना, 7,200। ये उसका टोटल विक्रय मूल्य है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है ये अंकित मूल्य से 10% की छूट पर जो दिया जाता है वो है, मतलब ये विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य हमको नहीं पता तो हमने मान लिया इसको x है, उसका 90% क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है 7,200। अब क्या करना है, इसको उधर भेज देंगे, तो बट्टा में आ गया 90, गुणा में चला गया 100, 1 0 से 1 0 चला गया, 9 के पहाड़े से ये कट गया 800, 800 इंटू 10, ये आ गया आपका आंसर 8,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये देखो कि ऊपर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, सबको जोड़ लो एक बार, 1 2 3 और 4 नंबर के बाद लगा रखा है पॉइंट ऊपर, और नीचे 1 2 और 3 नंबर के बाद नीचे है, 4 नंबर के बाद ऊपर है। ऊपर ज्यादा है तो नीचे 1 0 आ जाएगा और सारे पॉइंट हट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 156 इंटू 65 इंटू 625 बटा में 25 इंटू 169, और ऊपर 1 पॉइंट ज्यादा था इसलिए नीचे क्या आ गया। अब क्या करना है, अब इसको आपको सिंपल करना है। तो देखो सबसे पहले 25 से ये कट गया 25 बार, फिर 13 से ये कट गया 13 बार, और ये 13 से कट गया 5 बार, फिर इस 13 से ये कट गया 12 बार। अब क्या करना है, इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 बार, इससे ये कट गया 6 बार। तो आपके पास अब फाइनल क्या बचा है, एक तो बचा है 25 और एक इधर से ये आया है 6। तो 25 गुणा 6 कितना आ जाएगा आपका आंसर 150, जो कि ऑप्शन ए है। अब देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है, 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। देखो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि ना तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, तो सीधा इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, आगे गया 7 चौक 28 और 7 7 29। अब वापस इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, तो अगला नंबर सीधा हम अभाज्य संख्या ही देखेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या है 11, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 13 का भाग जा रहा है। तो 13 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 19 बार, और 19 में फिर 19 का भाग जाएगा 1 बार। तो आपके पास अभाज्य संख्याएं आ गई ये सारी, तो इनको ऐड कर लेते हैं, 7 और 13 20, 20 और 19 39। तो आपका आंसर क्या आ गया 39, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 28 और 336 है, और इनमें से एक संख्या जो आपको दे रखी है वो 112 दे रखी है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें वो दूसरी संख्या भी पता करनी है, और वो कैसे पता करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो उन संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उन दोनों के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास पहली संख्या पड़ी है 112, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, और HCF और LCM गिरा 28 और 336, इधर 28 और इधर आ गया 336। अब क्या करना है, बी फाइंड करना है अपने को। तो 28 गुना 336 अपॉन में आ गया कितना 112। अब आप देख रहे हैं कि साफ साफ इससे ये 3 बार कट हो जाएगा। तो बी कितना आ गया 28 इंटू 3 कितना आ जाएगा 8 3 24, कैरिंग गया 2, 2 3 6 और 2 8। बी आ गया अपने पास 84, और हमें तो क्या पता करना है, अंतर पता करना है। तो पहली संख्या 112, उसमें से 84 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 28, विच इज ऑप्शन सी।
अब अगला सवाल देखो, फ्रैक्शन से रिलेटेड आया, भिन्नों से संबंधित। भिन्नों, ये में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखो, इसको पता करने का एक सबसे अच्छा तरीका है और फास्ट तरीका है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि आपका जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर है, उसका जो भी अंतर है उसका भाग दे दो ऊपर वाले नंबर में। तो जैसे 2/3, इन दोनों का अंतर 1 है तो 1 का भाग देना है। 5/7 में अंतर 2 का है तो 2 का भाग देना है। इसमें अंतर 5 का है तो 4 में 5 का भाग देना है, और इसमें अंतर 3 का है तो 8 में 3 का भाग देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो आंसर 2 ही आ रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा 2.5, यहाँ कितना आ जाएगा 0.8, और यहाँ कितना आ जाएगा 2.66। तो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? ये। तो आपका आंसर भी यही वाला हो जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न है 8/11, ऑप्शन डी। तो अगला सवाल देखो, एक आयत का है। किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ऑप्शन में ये सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम लंबाई मान लेते हैं कि हमारे आयत की लंबाई है l, तो उसी आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? जो कि सवाल में बोल रहा है कि लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम होगी, मतलब चौड़ाई हो जाएगी l-2। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा l प्लस d इक्वल्स टू 28। तो 2 गुणा l प्लस चौड़ाई कितनी है? l-2। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा ये, यहां से l कितना आ जाएगा 32/4, मतलब l आ गया आपके पास में 8 सेंटीमीटर। अगर लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, 2 कम कर देंगे और इन दोनों का जब गुणा करवाएंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन बी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो 2 सवाल हैं आपके सामने, दिखने में बहुत ही अलग अलग सवाल हैं, बट इनमें मैं आपको एक जैसा मेथड लगा के बताऊंगा जिससे कि ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। देखो, पहले ये वाले सवाल को देखते हैं। यदि दी गई 2 संख्याओं में से एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है तो इन दोनों का योग आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो आपको पहली शर्त दे रखी है उसको लिख लेते हैं। हमने मान लिया पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। अब ये क्या कह रहा है, इसका 5% दूसरे वाली के 2% के बराबर है, मतलब x का 5% ऐसे लिखते हैं, किसके बराबर है? y के 2% के बराबर है। अगर हम इसको सरल करें तो ये 100 से 100 कट गया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं x/y कितना आ गया 2/5, मतलब x और y का अनुपात कितना है 2:5। बस, अब यही अनुपात आपके काम को बहुत इजी बना देगा। सबसे पहले चीज आप देखो, आपको क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है, तो हम दोनों अनुपातों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 5 - 2 कितना आएगा 3। ये जो इन दोनों अनुपातों का अंतर है वो किसके बराबर है? 2340 के बराबर है। यहां से आप 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2340/3, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 780। अब क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 7। तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? इस 780 को 7 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 0, 8 7 56, कैरिंग 5, 7 7 49 और 5 54, और आपका आंसर आ गया है 5460। बहुत ही आसानी से। अब देखो, ये जो अनुपात वाला तरीका है, इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपका बहुत समय बचा सकता है, बजाय कि आप जो पर्टिकुलर इसका पुराना तरीका है उस मेथड से करें। अब नेक्स्ट सवाल देखो, वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। क्या कह रहा है? मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के ब्याज का योग जो दे रखा है वो 28,000 रुपए दे रखा है। और क्या कह रहा है? यदि ब्याज मूलधन का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको आराम से समझना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हमारा मूलधन है P, और हमारा जो ब्याज है उसको हम I से बताएंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है, तो जो I हमारा ब्याज है वो मूलधन का P का 2/5 है। तो यहां से हम मूलधन और ब्याज का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? P अनुपात
आई कितना आ जाएगा 5:2। ओके, आई को इधर बुला लेंगे, अनुपात आपको मिल जाएगा। अब यहीं से आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, देखो आपसे अनुपात दे रखा है 5:2 और यहां आपको सवाल में दे रखा है कि इनका योग, मतलब ब्याज और मूलधन का योग जो दे रखा है वो 28,000 दे रखा है। तो हम यही काम यहां करते हैं। इन दोनों का योग कितना आएगा 7, जो कि किसके बराबर है 28,000 के बराबर है। फिर वही काम यहां से यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4,000। बस अब यहां से आप मूलधन और ब्याज दोनों ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन कैसे ज्ञात हो जाएगा, इसको गुणा करा दो 5 से, तो कितना आ जाएगा 20,000। और ब्याज कितना आ जाएगा, इसको गुणा करवा दो 2 से, मतलब 8,000। तो अब आपके पास मूलधन है, ब्याज है और समय भी दे रखा है 5 वर्ष। तो अब आप दर या जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इजीली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ब्याज इधर लिख दिया इक्वल्स टू मूलधन इनटू समय कितना है 5 वर्ष, और जो इंटरेस्ट रेट आपको पता करनी है वो यहां लिख दिया अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 चले गए, इन 2 0 से ये 2 0 चले गए। फिर क्या आ गया 80 अपॉन 2 इंटू 5 इक्वल्स टू आर। इसकी टेबल से 40 टाइम्स और इसकी टेबल से 8 टाइम्स। तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आ गई 8%। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो ये अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। संक्रिया दे रखी है कि ये, अब इसको आप प्लस वाली संक्रिया नहीं मानेंगे क्योंकि ये संक्रिया एक अलग नियम को फॉलो कर रही है। क्या कि a प्लस बी इस तरीके से होगा कि b माइनस 2a प्लस ए बी अपॉन 5। ये संक्रिया इस पूरे काम को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आपको इसके लिए किसका मान ज्ञात करना है, 3 प्लस ये संक्रिया 25। ठीक है, तो कैसे करना है, बस a की जगह पर आपको रखना है 3 और b की जगह रखना है 25 और आपका काम हो जाएगा। तो देखो कैसा आएगा, 3 संक्रिया 25। तो सबसे पहला काम b माइनस 2a मतलब 25 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस इधर क्या आ जाएगा a इंटू बी मतलब 3 इंटू 25/5। 5 के पाड़े से 5 बार, 5 दिया 15, तो प्लस में तो आ गया 15। 25 में से 6 चला गया, आ गया 19, और 19 और 15 कितना होता है 34, विच इज योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं ₹30 प्रति वस्तु की दर से खरीदी तथा उनकी पैकिंग पर इतने रुपए 2450 रुपए व्यय किए। यदि वह इन्हें ₹50 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा आराम से ढंग से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि आपने कितनी वस्तुएं खरीदी है, 245 वस्तुएं, और पर वस्तु की जो प्राइस है वो है 30 रुपए। ठीक है, और उसके साथ में उनकी पैकिंग पर भी कुछ रुपए खर्च हुए हैं, वो है 2450 रुपए। अब यदि वह उनको 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचे तो उसको जो लाभ होगा वो लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो देखो सबसे पहले हम अपना टोटल क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो 245 वस्तुएं 30 रुपए प्रति नग से कितनी हो जाएगी, 245 गुणा 30 कितना आएगा, तो देखो 0, 5, 3 और 7,350। अब इसमें क्या जोड़ना है, ये जो पैकिंग पर व्यय हुआ है 2450। देखो क्या आएगा 0, 5 5 10 का 0, कैरिंग 1, यहाँ 8 और ये 9। ये है आपका टोटल जो खरीदा और पैकिंग करा, उस पर जो टोटल आपका खर्चा लगा है वो। लाभ प्रतिशत इस पे ही निकाला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब टोटल उसने कितने रुपए में सेल किया है। तो आइटम तो देखो 245 है और जो दर है वो 50 रुपए प्रति नग है। तो 245 आइटम 50 रुपए से अगर सेल करेगा पर, तो कितना आएगा 0, 5, 4 20 2 22 का 2, कैरिंग 2, 5 10 2 12, 12,250 रुपए इसकी क्या हो गई सेलिंग प्राइस। ओके जी, अब हमको क्या करना है, इसमें से ये क्रय मूल्य घटा देना है। तो माइनस करते हैं, देखो 0, 5, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 9 गया 2। ये है आपका लाभ। लाभ मिल गया, तो अब लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कर लो। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपका लाभ है उसके अपॉन में लिखेंगे क्रय मूल्य, जो कि ये रहा,
और गुणा में करवा देंगे 100%। अब 2 0 से 2 0 चला गया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों किसके टेबल से डिवाइड होंगे, 14 की टेबल से। 14 7 जा 98, ये 14 की टेबल से कितना हो जाएगा 1, फिर 7 और ये आ जाएगा 5, 175। तो 175/7, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 25%, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो ये कह रहा है कि कितनी 3 अंकीय संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो 4 और 6 दोनों से विभाज्य होने का मतलब 12 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। तो हमें देखना है कि 12 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 12 से विभाज्य होगी वो होगी 108, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 12 से विभाज्य होने वाली है वो होगी 996, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है सारी। तो कैसे करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या माइनस करेंगे जो कि 12 से विभाज्य है, और उसके अपॉन में 12 लिख के और +1 कर देना है। बस इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 888 बट्टा 12 + 1। इनका 12 का भाग देंगे 888 में तो आएगा 74 + 1 = आ जाएगा 75, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। अब देखो अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। रुपए 73,689 की धनराशि को 2 व्यक्तियों में ए और बी में इस अनुपात में 4:7 के अनुपात में विभाजित किया है। ए के भाग का तिगुना और बी के भाग के दुगने का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम, अनुपात वाला क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखो टोटल राशि ये दे रखी है और इन 2 लोगों में इस अनुपात में विभाजित है, तो हम इन दोनों का योग कर लेते हैं। 7 + 4 11, ये जो योग है टोटल है वो इसके बराबर होगा, किसके बराबर, 73,689 के बराबर। तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे पता करने वाले हैं, इस 73,689 में 11 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा देखो। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 6 9 और 9, 6,699, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपको क्या पता करना है कि ए के पास कितनी वैल्यू है, या ए को कितनी धनराशि मिली है। तो ए को कितनी मिलेगी 6,699, और कितना अनुपात था 4, तो गुणा 4, और बी को कितनी मिल जाएगी 6,699 गुणा 7। अब ये गुणा तो हमको करना ही पड़ेगा। देखो क्या आ रहा है, तो 9 पे 36 का 6 हासिल गया 3, 9 36 39 का 9 हासिल गया 3, 6 24 और 3 27 का 7 हासिल गया 2, 6 24 और 2 26। अब इसका क्या आएगा 9 7 63 का 3 हासिल गया 6, 9 7 63 और 6 69 का 9 हासिल गया 6, 6 7 42 और 46 का 8 हासिल गया 4, 6 7 42 और 4 46। तो इसका टोटल अभी करना है क्या, टोटल नहीं करना। तो क्या करना है, देखो ए के भाग का तिगुना और बी के भाग के दुगुने का अंतर। तो पहले हमें इसका निकालना है 3 गुना, और इसका निकालना है 2 गुना, और फिर उसका निकालना है अंतर। तो देखो क्या आएगा, 6 18 का 8 हासिल गया 1, 9 27 और 28 का 8 हासिल गया 1 नहीं 2, 7 21 और 2 23 का 3 हासिल गया 2, 6 18 और 2 20 का 0 हासिल गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इधर क्या जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया 1, 8 दूनी 16 17, 6 दूनी 12 और 13, 3 हासिल गया 4 दूनी 8 और 1। अब हमें इनका अंतर निकालना है। तो देखो अंतर में आपको दिख रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। 16 में से 8 जाएगा 8, फिर क्या बचेगा 7 में से 8 नहीं जाए तो 17 में से 8 जाएगा 9। अब यहां देख लो पीछे 8 कहां आ रहा है, तो पीछे 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है 20,098 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, देखिए ये अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर हम इनको फॉर्मूला से करने जाए तो ये काफी लंबा हो जाता है और कैलकुलेशन भी काफी लेंदी हो जाती है, बट हम इसे काफी इजीली हमारे कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है 4 साल का ब्याज कितना है आपका 1600 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 800 रुपए। ये जो 800 रुपए आए हैं ये 2 साल का सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज है। तो अब हमको क्या करना है, हमें इन्हीं 2 साल के अंदर क्या करेंगे, देखो पहले साल का ब्याज कितना हो गया 400 रुपए, प्लस अगले साल का भी हो गया 400 रुपए, बट
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगले साल में पहले साल के ब्याज का भी ऐड होता है। तो आपको क्या करना है, प्लस आपको 400 का 6% ब्याज और निकाल लेना है, जो कि कितना आएगा, 2 0 से 2 0 चला गया, 24। तो इन सबको अब जोड़ दो, 800 प्लस 24 कितना आ गया, 824 हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा 59 में 24 का भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर है। तो 59 में 24 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 2 बार जाएगा 48, माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 11। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो अब आपके सामने आज का आखिरी सवाल आ चुका है, और ये सवाल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखो कैसा है और उसको करना कैसे है। एक 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को इस चाल से 24 सेकंड में पार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको शुरुआत कैसे करेंगे और अंत तक कैसे लेके जाएंगे, आओ देखो। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो आपको ट्रेन की चाल दे रखी है कितनी, 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या करना है, इससे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम इसे 5/18 से गुणा करवा देंगे। 120 गुणा 5/18 तो क्या होगा, डिवाइड करें। ठीक है, चलो 3 के पहाड़े से 6 बार। फिर ये आंसर क्या आ गया आपके पास, 200/6, यह आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में। अच्छा, ट्रेन ने कितने समय में पार किया है, टाइम कितना दे रखा है, T1, ये दे रखा है आपको 24 सेकंड। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हम निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आ जाएगी, D1, मतलब चाल इंटू समय। तो चाल था 100/3 इंटू समय कितना आ गया, 24, 3 के पहाड़े से 8 बार। तो आपकी ट्रेन ने इतनी दूरी तय की है। अब ये जो दूरी है, ये दूरी के अंदर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आ रही है। तो अगर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई फाइंड करनी है तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, इस कुल लंबाई में से ट्रेन की लंबाई माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 480। ये आ गई आपके पास में क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई D2। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये रही, और उस प्लेटफॉर्म को वो आदमी 12 मिनट में पूरा का पूरा पास कर लेता है। तो आपके पास टाइम पड़ा है 12 मिनट, T2 12 मिनट। अब इसको अपने को बदलना है सेकंड में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएंगे 720 सेकंड। ठीक है, अब आपके पास में दूरी पड़ी है और समय पड़ा है, तो चाल फाइंड कर सकते हैं किसकी, व्यक्ति की। तो व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी, VP, मतलब उस पर्सन की कितनी आ जाएगी, दूरी 480 अपॉन में कितना आ जाएगा, 720। 0 से 0 चला गया, 12 के पहाड़े से हमने दोनों कट कर दिया, और आगे कट हो जाएगा 2/3। तो ये स्पीड अभी आ चुकी है मीटर पर सेकंड में, बट हमें ये चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो वापस इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 2/3 गुणा 18/5, 3 के पहाड़े से 6 बार, 6 दूनी 12/5, और जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ आज हमने एनवीएस और केवीएस के 10 जनवरी वाले पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन देखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए